ठीक है, तो इसमें आपने पर्पस ऑफ अ कोर इन द सीपीयू, कोर का पर्पस लिखना है कि कोर का पर्पस क्या हो। तो इसमें ये इसमें मेरे ख्याल में लिखा होगा इसके नोट्स में। अच्छा, वैसे कोर होता क्या है? सर वो टाइप ऑफ कह लें सीपीयू होता हाँ, एक सीपीयू होता है, ठीक है। एक कोर में अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट, रजिस्टर, तीन होंगे। यही तीन कंपोनेंट्स होते हैं आपके किसी भी माइक्रो प्रोसेसर या सीपीयू के। तो इसका आंसर बस इतना सही है, उसमें पर्पस ऑफ कोर्स कोर लिखा हुआ है। तो यूज ऑफ डिफरेंट नंबर ऑफ कोर्स कैन इंप्रूव द कंप्यूटर परफॉर्मेंस, वन कोर इज मेड अप ऑफ दिस। ठीक है, तो ये आपने स्टेट द पर्पस वाले में तो आपका ये इतना ही आएगा। ठीक है, ये आपका 1 मार्क का क्वेश्चन। इम्प्रूव परफॉर्मेंस ऑफ कंप्यूटर। हाँ, टू इम्प्रूव परफॉर्मेंस ऑफ द कंप्यूटर। ये बाकी ये है कि अगर डिस्क्राइब आ जाए 2 मार्क्स का, यही क्वेश्चन आ जाए, तो आप उसमें इसको भी पॉइंट को लिख सकते हैं। वरना इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो सिर्फ यही है, टू इम्प्रूव द कोर्स कैन इम्प्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ द कंप्यूटर। अच्छा जी, उसके बाद इसी का सेकंड पार्ट, द सीपीयू इज रिप्लेस्ड विद वन दैट हैज 4 कोर्स, एक्सप्लेन द इफेक्ट दैट हैज इस परफॉर्मेंस ऑन द सेल्फ चेकआउट सिस्टम। अब वो कह रहा है कि 4 चेकआउट सिस्टम है, फायर पड़ी। 4 चेकआउट सिस्टम है, तो उसमें उसका इफेक्ट क्या होगा। तो आप अफेक्ट बेटा एक ही होता है। ये 2 मार्क्स का जो क्वेश्चन है ना एक्सप्लेन वाले में, उसमें अफेक्ट एक ही होता है। आपने उसको एक्सप्लेन करना होता है, यहाँ पे आपने दो डिफरेंट पॉइंट्स से लिखने होते हैं। ठीक है, अफेक्ट एक ही है। आप जब 4 कोर्स 4 कोर्स ऐड करोगे तो बेसिकली उसमें आपका उसकी परफॉर्मेंस इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, यही अफेक्ट होगा ना। इसको आपने एक्सप्लेन करना है कि कैसे वो उसको अफेक्ट करेगा, उसकी स्पीड परफॉर्मेंस कैसे इंप्रूव होगी, वो साथ आप लोगों ने उसमें बेसिकली लिखना होता है। ठीक है, तो इसमें अगेन ये पूरा डिटेल में पॉइंट लिखा हुआ है। ठीक है, इसको आप समराइज कर सकते हैं। क्वाड कोर की बात हुई है यहाँ पे। द आइडिया ऑफ यूजिंग मोर कोर्स लेसन्स द नीड ऑफ continually increase clock speed, however we can have taken into the account the need of this communicated, this will reduce overall performance। अच्छा, ये वाला पॉइंट अब इसमें नहीं लिखना, ठीक है, कि अननेसेसरी अगर डबल करोगे तो बेसिकली कंप्यूटर की परफॉर्मेंस जो है वो आपकी उससे डिक्रीज हो जाती है। क्योंकि सीपीयू को टाइम लगता है कम्युनिकेट करने में, एक सीपीयू से दूसरे सीपीयू में कम्युनिकेट करने में। तो इसमें आइडिया इसका यही है, मैनी कोर से बेसिकली लेसन द नीड ऑफ कॉन्टिन्यूली इंक्रीजिंग क्लॉक स्पीड। ये इसकी नीड को खत्म करता है कि आप क्लॉक स्पीड आपको बढ़ाने की जरूरत नहीं है, आप ज्यादा सीपीयू यूज कर लो, ताकि आपका वो बार बार क्लॉक स्पीड को आप इंक्रीज ना करो और आपका सीपीयू जो है वो काम जो है वो आपका स्मूथ चलता रहे। दूसरा, आप इसमें ये भी लिख सकते हो कि अगर 4 इसमें कोर्स होंगे तो बेसिकली सीपीयू एक वक्त में 4 प्रोसेसेस पे काम भी कर सकता है एट द सेम टाइम। ठीक है, तो ये आपने इसको एक ही पॉइंट है उसी को एक्सप्लेन करना। देन सीपीयू कंटेन्स रजिस्टर्स एंड बसेस, डिस्क्राइब द रोल ऑफ रजिस्टर इन द सीपीयू। ठीक है, तो रजिस्टर का आपने इसमें रोल लिखना है। तो रजिस्टर्स बेसिकली दो कामों के लिए यूज होते हैं। रजिस्टर्स आर यूज टू इंटर डेटा और इंस्ट्रक्शन दैट इज रिक्वायर्ड बाय द माइक्रो प्रोसेसर। बेटा एक मिनट में इसकी कॉपी बना लूं एक आध, ताकि इसी पे आंसर भी लिखते रहे हम। अच्छा, डिस्क्राइब द रोल ऑफ रजिस्टर इन सीपीयू। सीपीयू का अब देखें रोल जो है वो तो उसका एक ही है, दो चीजें स्टोर करता है। रजिस्टर स्टोर्स डेटा, हाँ सर। वालेकुम सलाम, एंड इंस्ट्रक्शंस दैट इज रिक्वायर्ड। सर सब कुछ खैर है सर, खैरियत है। अल्लाह का वैसी हाल शुक्र। पूछो।
जी जी। सर मैं कह रहे थे 2-3 दिन से आप क्लास नहीं आ रहे थे, इसलिए कुछ होना है। 2 दिन किधर यार, मैंने सिर्फ कल क्लास नहीं ली। एक दिन आप नहीं आए। कल मैं सो गया था यार, कल पता नहीं नींद आ गई थी मुझे। ऐसे सही। अच्छा बेटा, रजिस्टर का काम है टू स्टोर करंट डेटा एंड इंस्ट्रक्शन, जो कि माइक्रो प्रोसेसर जिसके ऊपर करंटली काम कर रहा है। अब ये यूज क्यों होता है रजिस्टर, वो आपने इसमें इसमें लिखना है। इट इज यूज्ड, या रजिस्टर्स आर यूज्ड टू मिनिमाइज द नीड ऑफ कॉपिंग डेटा फ्रॉम रैम टू सीपीयू। ठीक है, तो बेसिकली आप, आपके पास इसमें होता यह है कि जब भी आप कोई प्रोग्राम चलाते हो तो प्रोग्राम की जो इंस्ट्रक्शन होती है रैम के अंदर होती है। तो फेच एग्जीक्यूट साइकिल आप लोगों ने पढ़ा था। फेच एग्जीक्यूट साइकिल में आपकी एक एक इंस्ट्रक्शन आती है प्रोग्राम से। तो आपने बेसिकली करना ये होता है, इसमें रजिस्टर इसलिए यूज होता है ताकि वो पहले से अपने फेच डी कोड एग्जीक्यूट साइकिल में सारा काम ही रजिस्टर्स का है। उससे हमने देखा था कि वो अगली इंस्ट्रक्शन को पहले से उठा के रजिस्टर के अंदर स्टोर कर देता है। वो इसीलिए करता है ताकि सीपीयू को बार बार रैम के पास ना जाना पड़े, वो सीपीयू के पास अपनी इंस्ट्रक्शन पड़ी हो, वो उधर से उठाए और उसको एग्जीक्यूट करे। ठीक है, तो इसका आंसर तो इतना ही है। नेक्स्ट इज आइडेंटिफाई वन बस दैट कैन बी फाउंड इन द सीपीयू एंड एक्सप्लेन इट्स पर्पस इन द फेच डीकोड एग्जीक्यूट साइकिल। अच्छा, अब बेटा यहाँ पे आप लोगों ने बस का नाम लिखना है और आप लोगों ने उसका पर्पस लिखना है। और इसमें कोई भी आप बस लिख सकते हैं, उसने आप पे उसमें छोड़ दिया, वन बस आप उसमें यूज करें। तो जिसका पर्पस, लेकिन पर्पस इसका लिखना है फेच डीकोड एग्जीक्यूट एग्जीक्यूट साइकिल के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अगर आप डेटा लिखते हो तो इसमें आप लिखोगे दैट इट कॉपीज डेटा फ्रॉम रैम टू, रैम से किस रॉम। डेटा में जाएगा, रैम से किस रजिस्टर में जाएगा, एड्रेस बस। डेटा, डेटा बस अगर आप लिखते हो यहाँ पे सर एड्रेस तो बस नहीं आया। तो मेमोरी डेटा रजिस्टर। जी मेमोरी डेटा रजिस्टर एमडीआर में जाएगा। ठीक है, तो वो आपने इसका एक पर्पस लिखना है। टोटल 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, 1 मार्क आपका बस का नाम लिखने का और 2 मार्क्स आपने उसका पर्पस एक्सप्लेन करना। लेकिन फेच डीकोड एग्जीक्यूट साइकिल के अकॉर्डिंगली ही करना है। ठीक है, उसमें अगर आप बाकी उससे इररेलेवेंट आप डेटा बस सारा कुछ ठीक लिखो लेकिन आपके क्वेश्चन से रेलिवेंट नहीं होगा, उसके मार्क्स नहीं मिलते। ये कैम्ब्रिज में जो अक्सर स्टूडेंट्स के मार्क्स कट जाते हैं, और बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम्स मुझे होता है कि यार इस बच्चे का तो ए ग्रेड आ ही जाएगा और वो नहीं आता। वो रीजन ये होती है कि उसको आता होता है सारा, लेकिन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करते। तो वो फिर उसका फायदा कोई नहीं है। वो आप बेशक सारा सही लिखो, लेकिन अगर एग्जामिनर की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो रही तो आपको मार्क्स नहीं देगा। ठीक है, तो इसको आपने जो भी उसका पर्पस लिखना है वो आप लोगों ने लिखना है उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, फेच डी कोड एग्जीक्यूट साइकिल के पॉइंट ऑफ व्यू से। अच्छा जी, उसके बाद सेल्फ चेकआउट सिस्टम, ये भी वही वाला क्वेश्चन चल रहा है, इज लिंक टू अ स्टॉक कंट्रोल सिस्टम। अच्छा, तो दूसरा क्वेश्चन है वही है। अच्छा, स्टॉक कंट्रोल सिस्टम इज अपडेटेड एवरी टाइम अ बुक इज बोरोड फ्रॉम द लाइब्रेरी। अच्छा जी, अब इसमें उसने अगली कहानी बता दी। पहले हमने उसमें सिर्फ ये देखा था कि वो बुक बोरो करता है और सारा कुछ करता है। अब उसने कहा कि सेल्फ चेकआउट सिस्टम को उसने स्टॉक कंट्रोल सिस्टम के साथ भी लिंक किया हुआ है। हमने पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल पढ़ा था जी सर। बार कोड के टॉपिक में। ठीक है, वो जी। बेसिकली वो भी स्टॉक कंट्रोल सिस्टम है। उसमें ये है कि प्रोडक्ट्स थी सुपरमार्केट की, इसमें बुक्स हैं, फिर बाकी वो डिफरेंस नहीं। ऑटोमेटिकली नंबर चेंज हो जाता है ना। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा जी, अब जरा क्वेश्चन ध्यान से देखो। माइक्रो प्रोसेसर इज यूज इन द स्टॉक कंट्रोल सिस्टम टू अपडेट द स्टॉक, एक्सप्लेन द रोल ऑफ माइक्रो प्रोसेसर। यहाँ पे सिर्फ आपने माइक्रो प्रोसेसर का पर्पस लिखना है, उसका रोल लिखना है, एंड हाउ इट इज यूज टू अपडेट द स्टॉक व्हेन अ बुक इज बोरोड। ठीक है, जब बुक बोरो होगी तो अपडेट कैसे करेगा। ठीक है जी, तो अब इसमें यहाँ पे उसे क्योंकि बताया नहीं है कि वो हम कार्ड स्कैन करेंगे क्या करेंगे, तो आप लोगों ने इसलिए उस कहानी में जाना नहीं है। ठीक है, वैसे होता यही है कि एक कार्ड होता है, उसके ऊपर अ, एक चिप वाला कार्ड हो सकता है या क्यूआर कोड वाला कार्ड हो सकता है, कोई भी हो सकता है। और वो स्कैन जब करते हैं तो आईएसबीएन को, बुक के आईएसबीएन को स्कैन करते हैं। बुक का, हर बुक का एक नंबर होता है जिसको हम आईएसबीएन नंबर कहते हैं।
तो अब इसमें आप लोगों ने सिर्फ इसके पॉइंट्स लिखने हैं। अच्छा, अब इसमें पॉइंट्स क्या होंगे, माइक्रो प्रोसेसर क्या क्या करेगा। तो व्हेन अ बुक इज borrowed through checkout system, माइक्रो प्रोसेसर क्या करेगा जी। माइक्रो सर प्रोसेसर वो will एक send signal to will नहीं send नहीं 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 नहीं, signal. पहले पहले सेंसर वो वैल्यू सेंसर विल, सेंसर हो सकता है या बार कोड रीडर हो सकता है, ठीक है। बार कोड रीडर विल जी सर। रीड द वैल्यू एंड सेंड सिग्नल टू माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है। माइक्रो प्रोसेसर क्या करेगा, माइक्रो प्रोसेसर विल कंपेयर द वैल्यू, या कंपेयर की बजाय आप उसमें लुकअप लिख देते हैं। लुकअप वैल्यू इन द डेटाबेस, डेटाबेस में से वो लुकअप का मतलब बेटा सर्च करना होता है, ठीक है। ये जो टर्म है लुकअप की कंप्यूटर की टर्म है, और इसमें इसका मतलब सर्च करना होता है। आप सीधा सर्च भी लिख सकते हैं, लेकिन ये कंप्यूटर की टर्म्स यूज करें तो ज़्यादा अच्छी बात है, क्या है। इफ इट इज फाउंड द वैल्यू ऑफ स्टॉक विल बी डिक्रीज्ड बाय 1, ठीक है। तो ये दो तीन पॉइंट्स इसके बनते हैं, बाकी आप इसमें थोड़ी सी डिटेल लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। 6 लाइनें तो होती हैं हमारे पास, लेकिन जब पेन से लिखोगे तो ये 6 लाइनों में यही कुछ ही आएगा। बेसिकली माइक्रो प्रोसेसर का काम इतना ही है, उसने पहले बार कोड से वैल्यू रीड लेनी है, उसको लुकअप करना है डेटाबेस से। अगर डेटाबेस से मिल जाता है तो वो उसको वैल्यूज को डिक्रीज कर देगा 1 से। अगर नहीं मिलता तो वो भी आप इसमें लिख सकते हैं, इफ इट इज नॉट फाउंड देन एरर मैसेज विल बी डिस्प्लेड, ठीक है। तो ये आपका इसमें जो माइक्रो प्रोसेसर सीपीयू का जो आप कह रहे थे, सीपीयू का इस तरीके सर से ये इसमें क्वेश्चन माइक्रो प्रोसेसर वाला पार्ट नोट्स में कहाँ पे है? है। सीपीयू ये वाला, पूरा, सीपीयू वाला, ये पूरा वो ALU वगैरह CU है, ये चीज़ें हैं। जी जी बेटा, माइक्रो प्रोसेसर और सीपीयू एक ही चीज होते हैं ना, ठीक है। ठीक है। यार तो नोट्स भी खोलते अच्छा जी, उसके बाद अ, ये क्वेश्चन देख लें, ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन आया है, कंप्यूटर यूजेस अ कंप्यूटर एंड सेवरल हार्डवेयर डिवाइसेस टू कंप्लीट हिज स्कूल वर्क, स्टूडेंट सॉरी। द कंप्यूटर हैज अ सीपीयू, द कंपोनेंट इन द सीपीयू सेंड्स सिग्नल टू मैनेज द फेच डिकोड एग्जीक्यूट साइकिल, स्टेट द नेम ऑफ दिस कंपोनेंट। तो बेटा कौन सा कंपोनेंट सिग्नल सेंड करता है मैनेजमेंट के लिए। सर वो कंट्रोल में था, कंट्रोल का कोई कुछ था इसमें। CIR। है, ओए सीपीयू के कंपोनेंट्स के नाम बताओ जरा। ये यूजर कंट्रोल यूनिट था। हम्म, सीपीयू के यूनिट्स के नाम याद रखना, 3 मार्क्स से क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और रजिस्टर, ये 3 ही कंपोनेंट्स हैं इसके, ठीक है। तो कंपोनेंट्स के नाम कम से कम पता होना चाहिए। तो उनमें से मैनेजमेंट जो काम होता है वो कंट्रोल यूनिट का होता है। ओके, देन सीपीयू हैज अ क्लॉक स्पीड ऑफ 2.4 गीगाहर्ट्ज, व्हाट इज मेंट बाय अ 2.4 गीगाहर्ट्ज क्लॉक स्पीड। अच्छा, ये जो है ये आपका यहाँ पे एक्सप्लेन हुआ हुआ है 2.4 गीगाहर्ट्ज, ठीक है। जैसे 3.5 गीगाहर्ट्ज है, विच मींस 3.5 बिलियन क्लॉक साइकिल्स अ सेकेंड, ठीक है। तो ये भी गीगाहर्ट्ज ही है ना, हाँ। तो इसका जी, मतलब तो 2.4 टू पॉइंट गीगाहर्ट्ज जो फोर बिलियन टू पॉइंट बिलियन, फोर जी जी बिलियन बिल्कुल, क्लॉक साइकिल्स। क्लॉक साइकिल अ सेकेंड के इतने वो उसमें सेंड करें, ठीक है।
बाकी देख लेना सिस्टम क्लॉक होता क्या, ये वो घड़ी वाला वाली क्लॉक नहीं है। क्लॉक बेसिकली ये इसकी डेफिनेशन है, ये सिंक्रोनाइज करती है सारी चीज़ों को, ये सिग्नल सेंड करती है, टाइमिंग सिग्नल सेंड करती है, ताकि सारी चीज़ें आपकी सिंक्रोनाइज रहें। मतलब ऐसा ना हो कि कोई डेटा पहले आ रहा है कोई लेट हो रहा है, तो सारी चीज़ें ऑर्डर में होनी ज़रूरी है, उस ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए क्लॉक यूज करते हैं। अच्छा जी, उसके बाद the CPU contains register including the memory data register. Describe the role of MDR in fetch decode execute cycle. Again MDR का पर्पस बताना है और fetch decode execute cycle का बताना है, बाकी उसकी कहानी नहीं लिखनी कि MDR होता क्या। fetch decode execute cycle में MDR का क्या काम है, दो काम है इसके। सर वहाँ पे इंस्ट्रक्शन स्टोर होती है। कहाँ से आती है? सर ये MAR से आती है। ठीक है, receives data MAR and stored in MDR। from address बस। stored in MAR। ठीक है, या इसको बल्कि पूरा सेंटेंस लिखते हैं, copies data from RAM in the address from the address stored in MAR। एक तो ये हो जाएगा, और क्या करता है ये? सर और MDR से डेटा किधर जाता है? MDR से CIR में जाता है। बस ये दो पॉइंट्स हैं इसके। ठीक है, तो ये बेसिकली इसका रोल आप उसमें ये, अब इसमें बाकी कहानी नहीं लिखनी कोई भी, क्योंकि उसने फेच डिकोड एग्जीक्यूट साइकिल का पूछा है तो वही बताना है। आइडेंटिफाई थ्री अदर रजिस्टर्स टू कंटेन इन द सीपीयू। अच्छा, अब थ्री अदर का मतलब है कि वो MDR और MAR तो नहीं आएगा, दो नाम उसने ऊपर लिखे हुए हैं ऊपर वाले पार्ट में, तो उनके नाम नहीं लिख सकते आप। ठीक है, ये इस चीज का ख्याल रखिएगा। एड्रेस बस होगा, मेमोरी बस होगा। यार कसम से काश कोई सिस्टम होता, लैपटॉप से निकल के चपेट मार देता। बस कहाँ से आ गई, क्वेश्चन तो पढ़ ले ध्यान से। अच्छा रजिस्टर। जी बेटा, रजिस्टर्स का नाम बता दें इन दो के अलावा जो ऊपर वाले पार्ट में दिए। अ, वो सर पे एक क्या पीसी है, अच्छा, प्रोग्राम ऊपर एक ही हैंडलर। दिया हुआ है, MDR दिया हुआ है, बाकी लिख दो। सर वो ACC एक्यूमुलेटर जो होता है वो। ठीक है। MR। फिर CIR। ठीक है, MAR भी लिख सकते हो आप इसमें, MAR ऊपर, सर ये अच्छा इसके MAR नहीं लिखा। शॉर्ट फॉर्म तो लिख सकते हैं ना। हाँ लिख सकते हैं, लिख। ठीक है। अच्छा, उसके बाद व्हेन अ कस्टमर इज लीविंग द कार पार्क, दे अराइव एट अ बैरियर। द कस्टमर needs to insert their ticket into a system at the barrier. This system reads the ticket number, then checks whether the parking cost has been paid for the car. The barrier is raised if it has been paid. The system uses a microprocessor. Describe the role of microprocessor in the system and how it checks whether the parking cost has been paid or not. अच्छा, ये यहाँ पे तो बहुत ज्यादा यूज होता है, ये तो आधे पैसे ही मुझे लगता है गवर्नमेंट इनकी ना पार्किंग से कमा रही है। तो यहाँ गाड़ी जब पार करो ना, तो 60 टिल बनी हुई है वहां पे, पहले पेमेंट करनी पड़ती है पार्किंग की। और जितने भी टॉवर्स हैं उनमें भी यही सिस्टम है उनका, कि बैरियर लगे होते हैं और ये मंथली चार्जेस लेते हैं आपसे कार्ड के थ्रू। और जब आप पे करते हो, फिर आप वो जब बैरियर आप उसमें पहले अपना कार्ड वहां पे इंसर्ट करते हैं, और उसके बाद वो आपका बैरियर ऊपर होता है। तो यहाँ पे रोल बताना है माइक्रो प्रोसेसर का। ठीक है, अब माइक्रो प्रोसेसर क्या करेगा, माइक्रो प्रोसेसर कार्ड रीड करेगा। ठीक है, सॉरी, कार्ड रीड करेगा, और उसके बाद वो वैल्यू भेजेगा माइक्रो प्रोसेसर को। माइक्रो प्रोसेसर उसको कंपेयर करेगा कि उसकी वैल्यू पेड है या नहीं है, पार्किंग कॉस्ट पेड है या नहीं है। अगर है तो वो सिग्नल सेंड करेगा मोटर को, वो मोटर जो बैरियर को ऊपर करेगी। ठीक है, तो ये सेंसस वाला और इससे मिलता जुलता क्वेश्चन है, तो इसमें वही तीन चार पॉइंट्स आए। ये बेटा लिख लेंगे। जी सर लिख लेंगे। जो हो जाएंगे, ये सेंसस वाला जो क्वेश्चन है ना, वो यही तीन चार चीजें, वैल्यू लेगा,
प्री स्टोर्ड वैल्यू या डेटाबेस के साथ मैच करेगा। यहाँ पे उसने सिनेरियो दिया हुआ है कि वो ये चेक करेगा पार्किंग कॉस्ट पेड है या नहीं है। उसके बाद माइक्रो प्रोसेसर सिग्नल सेंड करेगा मोटर को थ्रू एक्चुएटर। आप उसमें लिख सकते हो, लिख लो तो अच्छी बात है, ये एक्चुएटर वाला पॉइंट लिख लेना। ये क्योंकि रोबोटिक्स वाले में भी ये चैप्टर 6 ऑटोमेटेड सिस्टम में भी ये बहुत ज्यादा ये वाला कॉन्सेप्ट है, और सेंसर्स वाले में भी। तो एक्चुएटर जो है यूज होता है जब भी कोई भी मोटर चलानी है, तो माइक्रो प्रोसेसर डायरेक्ट मोटर तो चला नहीं सकता, तो एक्चुएटर के थ्रू मोटर को सिग्नल सेंड करेगा, और मोटर जो है वो फिर आपके बैरियर को रेज कर देगी अगर पेड है। ठीक है, तो ये 4 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। अच्छा जी, उसके बाद आ जाए इसके, ये a user's computer has a CPU that has a clock speed of 2 gigahertz. She wants to change it to a CPU that has clock speed of 3 gigahertz. State what is meant by the clock speed. ठीक है, अब देखो क्वेश्चन ऊपर उसने और कहानी और डाली है, पूछा कुछ और है, तो जो पूछा है आपने उसका आंसर करना है। ठीक है, वो 2 से 3 गीगाहर्ट्ज करना चाहती है, लेकिन पूछा उन्होंने सिर्फ क्लॉक स्पीड के बारे में, तो इसमें आपने सिर्फ क्लॉक स्पीड का ही बताना। ठीक है, क्लॉक स्पीड क्या होती है? बेटा क्लॉक स्पीड क्या होती है? सर ये वो स्पीड होती नंबर ऑफ होगी जिसमें एक नंबर ऑफ मतलब वो साइकिल होता होगा 1 सेकंड में। सर कितने नंबर ऑफ साइकिल्स परफॉर्म होते हैं? बेटा नंबर ऑफ टाइमिंग सिग्नल, जितने भी टाइमिंग सिग्नल सेंड होते हैं, नंबर ऑफ टाइमिंग सिग्नल सेंड पर सेकंड, दैट इज कॉल्ड, या साइकिल, वो सही है, क्लॉक साइकिल पर सेकंड, वो उसका क्लॉक रेट होता है। ठीक है, क्लॉक स्पीड होती है। तो क्लॉक स्पीड इज बेसिकली नंबर ऑफ, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, टाइमिंग सिग्नल्स सेंट पर सेकंड या जनरेटेड पर सेकंड। ठीक है, या नंबर ऑफ क्लॉक साइकिल पर सेकंड। ठीक है, दोनों डेफिनेशन सही है। एक्सप्लेन द इफेक्ट दिस चेंज विल हैव ऑन द सीपीयू परफॉर्मेंस। अच्छा, ये आप क्योंकि वो 2 गीगाहर्ट्ज से 3 गीगाहर्ट्ज हो जाएगी, तो उसकी स्पीड जो है ज्यादा होगी, परफॉर्मेंस बेहतर परफॉर्मेंस हो उसकी जाएगी। बेहतर होगी। द सीपीयू कंटेन्स एमएआर, डिस्क्राइब द रोल ऑफ एमएआर। अच्छा, ऊपर एमडीआर का क्वेश्चन था, ये एमएआर वाला, अगेन एमएआर दो काम करता है। ये प्रोग्राम काउंटर से वैल्यू लेता है, प्रोग्राम काउंटर से वैल्यू एमएआर में आती है। सो बेसिकली इट कॉपीज द वैल्यू फ्रॉम प्रोग्राम काउंटर टू एमएआर, एंड सेकेंडली the value of the address stored in MAR। फिर इसमें वो डाटा और इंस्ट्रक्शन भी स्टोर हो जाती है ना। इसमें डेटा और इंस्ट्रक्शन नहीं स्टोर होती, इसमें एड्रेस ही स्टोर होता है। अच्छा हाँ ठीक है, वो एमडीआर में होती है। वो एमडीआर में होता है, लेकिन एमएआर का जो एड्रेस होता है वहां से डेटा कॉपी होगा एमडीआर। तो ये दो ही पॉइंट्स हैं इसके। सही। ठीक है, आप सिर्फ वो प्रोग्राम काउंटर वाला भी लिख दो तो एक ही रोल, वो भी सही है इसका, क्योंकि अगला काम बेसिकली एमडीआर का। अच्छा जी, the CPU has a list of all the machine code command it can process. State the name of this list of command। जी बेटा, इसका आंसर पता है किसी को? सर ये ऑप कोड तो नहीं हो? ओपी कोड, नहीं नहीं नहीं, वो तो उसमें हाँ वो। इंस्ट्रक्शन सेट। बेटा पूरी लिस्ट का नाम पूछा ना उसने। सही है। ठीक है, तो ये बेसिकली आपका इंस्ट्रक्शन सेट्स होता है, ये इधर ही था, कहीं पता नहीं किधर। सर ये 3.1 3.1.4। ठीक है, सेट ऑफ ऑपरेशन ओपी कोड। अच्छा, सही कह रहे थे यार, ओपी कोड वाला। अच्छा जी, वॉशिंग मशीन एन एग्जांपल ऑफ एन एम्बेडेड सिस्टम। एम्बेडेड सिस्टम का क्वेश्चन आ गया। गिव टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एम्बेडेड सिस्टम। एम्बेडेड सिस्टम पढ़ा है आप लोगों ने? सर ये वो होता है ना कि सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर साथ जब फंक्शन करते हैं। हाँ, लेकिन
टू कैरी आउट सम स्पेसिफिक टास्क, को स्पेसिफिक एक ही काम करेंगे, उसी काम के लिए हार्डवेयर सॉफ्टवेयर बनाया जाता है। सर ठीक है, जिसमें वॉशिंग मशीन के पैनल्स होते हैं। जी बिल्कुल ऐसी वॉशिंग मशीन पैनल्स होते हैं, इसके अलावा आपका डिश वॉशर वगैरह हो गया, माइक्रोवेव हो गया, कुछ इस तरह की, या सर ये स्मार्ट टॉपिकल फ्रिज। पार्ट पेपर है। जी जी, टॉपिकल पास पेपर। ये सारे चैप्टर सी की आ रहे हैं। नहीं, मैं कराई सिर्फ चैप्टर 3 कह रहा हूँ, सेक्शन 3.1 की करा रहा अच्छा, हूँ। अच्छा। ऐसे सही। अच्छा बेटा, दो करेक्टरिस्टिक लिखने हैं इसके एम्बेडेड सिस्टम के। ठीक है, तो ये आपके दो तो इसमें ये लिखे हुए हैं, और इसके अलावा ये इसके बेनिफिट्स ड्रॉबैक्स हैं, इनमें से कोई भी दो उठा के लिख दें। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसका, वो उसने मेरे ख्याल में से नाम पूछे हुए हैं, दो तीन उनके नाम बता दो। हाँ, सर्कल 3 अदर एग्जांपल्स ऑफ एम्बेडेड सिस्टम्स। इनमें से एम्बेडेड सिस्टम कौन कौन से हैं बेटा? फिर फ्रीजर होगा। फ्रीजर हो गया, ठीक है, और? लैपटॉप होगा। नहीं नहीं, लैपटॉप तो जनरल पर्पज है ना बेटा, ये सर वो है जो वेंडिंग वेंडिंग मशीन होगी। वेंडिंग वेंडिंग मशीन। मशीन है और सिक्योरिटी लाइट सिस्टम। ठीक है, ये जो बाकी है ना, ये जनरल पर्पस है, इसमें तो आप लैपटॉप में गेम खेलो, गाने सुनो, जो मर्जी करते रहो ना। एम्बेडेड सिस्टम सिर्फ एक स्पेसिफिक टास्क के लिए होता है और सिर्फ वही काम। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद ये बेटा बाकी क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, मैं थोड़ा सा उसको स्किप करूंगा। ये देख लो जरा, सर्कल 3 कंपोनेंट्स दैट आर बिल्ट इनटू अ सीपीयू। सीपीयू में क्या क्या फिर चीजें ये होती हैं इनमें से? कंट्रोल कंट्रोल यूनिट होती है। ठीक है, और? प्रोग्राम माइक्रो काउंटर होता है। ठीक है, और? सर रैम। रैम किधर से आ गई सीपीयू में यार? कैलकुलेटर होगा। सीपीयू के बेटा तीन कंपोनेंट्स हैं, कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट एंड रजिस्टर्स। ठीक है, और ये रजिस्टर की दो टाइप्स हैं, उसने एएलयू का कोई इसमें जिक्र नहीं किया, लेकिन उसने दो रजिस्टर्स के नाम दे दिए। ठीक है, तो रजिस्टर्स आप दोनों हाईलाइट करें। सीपीयू एज अ कैश, एक्सप्लेन द पर्पस ऑफ कैश। जी, कैश मेमोरी पढ़ी है? जी सर। क्या होती है? सर सर वो ये रैम का वो एरिया होता है जिसके अंदर फ्रीक्वेंटली यूज्ड इंस्ट्रक्शंस रखी हुई होती हैं ठीक हो गया। जो ताकि मतलब जल्दी हो जाए। यूज हम ज्यादा करते हैं ना, वो इधर स्टोर हो जाती है और वो बैकग्राउंड में फिर प्रोसेस होती रहती है। ठीक हो गया। अच्छा बेटा, ये पास पेपर क्वेश्चन जिसमें पुराने वाले भी हैं, पुराने सिलेबस के। ठीक है, और ये भी आप इसमें देख सकते हो किधर है, ये वाला। ठीक है, बसेस से रिलेटेड क्वेश्चन, ये आपका फर्स्ट डी कोड एग्जीक्यूट साइकिल के क्वेश्चन, ये नोट्स में आपके पास के बने। ठीक है, ये MAR MDR का क्वेश्चन, ये तो मेरे ख्याल में हमने क्लास में प्रैक्टिस किया। अच्छा जी, अब आ जाते हैं 3.2 पे। इनपुट आउटपुट डिवाइसेस छोड़ दूं यार, ये खुद पढ़ लेना, हाँ ये कल खुद कर लेंगे वो तो लंबा सर, है। इसमें बस दो जी सर। तीन मेन टॉपिक याद कर लेंगे, बाकी वो फिर शॉपर वाले ही काम है। हाँ, बाकी शापर वाले का, हाँ, ठीक है, इसमें से मैं बता देता हूँ कि क्या, एक ओवरव्यू कर देते हैं इसका, ये क्या है पास पेपर क्वेश्चन में। हाँ, इसके पास पेपर क्वेश्चन नहीं कर लो तो बहुत है, और यार छोड़ो यार, ये खुद कर ले। इसमें वैसे जो इंपॉर्टेंट है मैं बता देता हूँ, बार कोड का टॉपिक इंपॉर्टेंट है, सेंसस का टॉपिक इंपॉर्टेंट है, और टच स्क्रीन बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। और एक आउटपुट डिवाइसेस में से कुछ भी आ जाता है, वो ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं देते, लेकिन यह है कि एलईडी उसकी टाइप्स, वो एलसीडी और एलईडी का डिफरेंस, वो इस तरह के क्वेश्चन आए थे, तो मैन मैन कर लेना, बाकी ये बहुत लंबा है, इसको पढ़ लेना आखिर में जो कैमरेज के लिए। अच्छा, डेटा स्टोरेज। डेटा स्टोरेज में शारिक आपने कहा था एचडीडी और एसएसडी, बाकी टॉपिक्स क्लियर है? जी सर, बाकी आसान है और बाकी एक वो था और सर ये वर्चुअल मेमोरी वाला वर्चुअल भी मेमोरी, हाँ बता दो। वर्चुअल मेमोरी। अच्छा बेटा, हार्ड डिस्क ड्राइव होती है, ये मैग्नेटिक स्टोरेज होती है। ठीक है, हार्ड डिस्क ड्राइव में बेसिकली ये इसका स्ट्रक्चर है, इसमें ये प्लेटर्स होती हैं, प्लेटर्स कहते हैं इसको, मेटेलिक प्लेट्स होती हैं बेसिकली, जिसके ऊपर आपका डेटा सारा स्टोर होता है। ठीक है,
इसमें होता ही है, ये सारा याद नहीं करना आपको, ये याद नहीं करना, ये सिर्फ एक्सप्लेनेशन है, इसलिए ताकि आपको हार्ड डिस्क और एसएसडी में डिफरेंस पता चले। ठीक है, ये याद नहीं करना, इसमें से सिर्फ आपको वो रीजन यही पता, आपको बेसिकली दोनों में डिफरेंस इजी आपको मिल जाएगा, इसमें और एसएसडी में, क्योंकि ज्यादा पूछते हैं वो यही है, कंपैरिजन नहीं पूछते हैं इसमें। अच्छा बेटा, मैग्नेटिक प्लेट्स होती हैं, इसमें रीड राइट हेड होता है, ये रोटेटिंग स्पाइंडल है जो इसको घुमाएगा। ठीक है, ये हार्ड डिस्क के ऊपर ये ट्रैक्स होते हैं आपके, और इसमें ये रीड राइट हेड होता है जो कि आपका हॉरिजेंटली मूव करता है किसी भी डिस्क के ऊपर। तो इसमें बेसिकली होता ये है कि अगर लेट्स सपोज ये हाउ, ये अच्छा ये नीचे लिखे हुए हैं पॉइंट्स इसमें, डेटा इन स्टोर्ड इन डिजिटल फॉर्मेट ऑन अ मैग्नेटिक सरफेसेस ऑफ अ डिस्क और प्लेटर्स। अच्छा, इसमें बेसिकली जो डेटा स्टोर होता है वो मैं आपको बता देता हूँ, ताकि इसको बेसिकली जो आपका जो हार्ड डिस्क होता है वो आपकी कॉन्सेंट्रिक सर्कल की शेप में होता है, ये आपका एक ट्रैक्स होते हैं आपके। ठीक है, ये आपके ट्रैक्स होते हैं और ये आपके कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स के फॉर्म में होता है। कॉन्सेंट्रिक का मतलब ये है कि इसमें आपकी वो नहीं होगी, मतलब सर्कल, कॉन्सेंट्रिक ट्रैक्स वो होते हैं, सर्कल्स वो होते हैं जिनका रेडियस सेम होता है, और जिनमें लेकिन उनमें उनका सॉरी रेडियस डिफरेंट होता है, सेंटर पॉइंट सेम। ठीक है, मतलब इस तरीके से ये आपके इस तरीके से सर्कल्स होंगे, कॉन्सेंट्रिक ट्रैक्स आपके इसमें बनते नहीं। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये आपका एक हो गया। सर एक क्वेश्चन है सर, इतना बड़ा स्ट्रक्चर फिट कैसे आता है सर, ये पीसी में या लैपटॉप्स में? क्या मतलब? तो ये तो बहुत लंबा है सर, लेकिन कैसे फिट आता है क्या लंबा है? ये जो हार्ड डिस्क स्ट्रक्चर है? बेटा हार्ड डिस्क हैवी होती है ना, इसको हम लैपटॉप में हम यूज करते हैं, तो वो जिन लैपटॉप में ये यूज होता है वो लैपटॉप हैवी हो जाते हैं, इसीलिए तो। और ये अभी इसका इफेक्ट पड़ेंगे ना सारा, इसीलिए तो ये आजकल जरा कम यूज हो रहा है ना, हम एसएसडी रिप्लेस कर रही है इसको ज्यादातर जगहों पे। अच्छा बेटा, इस फॉर्म में आपका डेटा स्टोर होता है, ट्रैक्स में डेटा स्टोर होगा, जो रीड राइट हेड होगा वो आपका सिर्फ एक डायरेक्शन से यहां से यहां तक जा सकेगा। ठीक है, वो एक ट्रैक को रीड करेगा, दूसरे को करेगा, तीसरे को करेगा, जिसको दूसरे रीड करना है। अगर आपका डेटा लेट्स सपोज यहाँ पे इस किसी लोकेशन पे स्टोर हुआ हुआ है, ठीक है ना, लेट्स सपोज आपका डेटा आपने यहाँ पे स्टोर किया हुआ है। ठीक है, अब आपने डेटा रीड करना है, तो होगा ये कि डिस्क आपकी रोटेट करेगी। ठीक है, डिस्क आपकी रोटेट करेगी, रोटेट करके जब तक ये वाला पोर्शन ये पूरा रोटेट करके जब यहाँ पे आएगा तो ये आपकी डिस्क रुक जाएगी। उसके बाद काम शुरू होता है रीड राइट हेड का। ये एरो जो मैंने बनाया ये रीड राइट हेड के लिए, ये एरो आपका हॉरिजेंटली मूव कर सकता है एक ट्रैक से दूसरे ट्रैक में, तीसरे ट्रैक। तो जब ये उस ट्रैक पे पहुंचेगा तो रीड राइट हेड भी रुक जाएगा, और उसके बाद डेटा रीड या राइट होगा। अब थोड़ा सा टाइम बचाने के लिए वो ये करते हैं कि आपका जो डेटा होता है वो डिफरेंट जो प्लेट्स हैं उनमें आपका स्टोर करता है, मतलब एक ही ट्रैक में सारी डिस्क के, फॉर एग्जाम्पल ये ट्रैक 1 है, ये ट्रैक 7 है, जो भी है, सारी डिस्क के ट्रैक 7 में वो एक ही फाइल का डेटा स्टोर होगा, ताकि जब आप रीड करेंगे तो वो एक ही वक्त में सारे मल्टीपल, मतलब 3 4 5 6 ट्रैक्स एक वक्त में आप रीड कर सको। बट स्टिल इट इज वेरी टाइम कंज्यूमिंग, इसमें डिस्क घूमती है, फिर रीड राइट डेटा अपनी जगह पे जाता है, फिर डेटा रीड होता है। ठीक है, अब जरा इसके पॉइंट्स देख लो, पॉइंट ना समझ आया तो बताना। डेटा इन स्टोर्ड इन अ डिजिटल फॉर्मेट ऑन मैग्नेटिक सरफेसेस ऑफ द डिस्क और प्लेटर्स, प्लेट्स के ऊपर डेटा स्टोर होगा। दीज प्लेटर्स कैन स्पिन एट अबाउट 7,000 टाइम्स अ सेकेंड, ये उसकी स्पिनिंग स्पीड है, ये मतलब एस्टिमेटेड स्पीड है। नॉर्मली ईच प्लेटर विल हैव टू सरफेसेस व्हिच कैन बी यूज्ड टू स्टोर डेटा, टू सरफेसेस मीन एक ऊपर एक नीचे, दोनों साइड पे डेटा स्टोर है। Read write head consists of electromagnets that are used to read data from or write data to the platters.
अच्छा, इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेट्स यूज होते हैं रीड राइट हेड में, क्योंकि ये जो आपकी जो प्लेट्स होती है, मैग्नेटिक प्लेट्स होती हैं, इसको कोटिंग की जाती है मैग्नेटिक मटेरियल से। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट के थ्रू आप डेटा उसमें रीड या राइट करते हो। Now these read write heads can move from the center of the disk to the edge of the disk and back again 50 times a second। एक सेकंड में वो 50 टाइम्स आगे पीछे मूव कर सकता है, लेकिन सेंटर से एक एज तक जाएगा। सर इन डिस्क के ऊपर जो है वो डेटा कैसे स्टोर किया जाता है, मतलब क्या करते हैं डिस्क के ऊपर? सॉरी। सर जो प्लेट्स है मेटल की सर, इन पे हाँ डेटा हाँ कैसे स्टोर किया? बेटा, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज यूज करते हैं इसमें, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस यूज होते हैं, वो कहानी लंबी है, उसकी जरूरत नहीं है। बस ये याद रखना मैग्नेटिक मटेरियल है, मैग्नेटिक फॉर्म में ही डेटा स्टोर इसमें होगा। ठीक है। और ठीक है सर। इलेक्ट्रोमैग्नेट के थ्रू आप उसको रीड या राइट कर लोगे। होता पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज ही है इसमें, और कुछ नहीं होता मैग्नेट में, और क्या होना। दैट डेटा इज स्टोर्ड ऑन द सरफेस इन सेक्टर्स एंड ट्रैक्स। ट्रैक्स मैंने आपको बताया सर्कुलर ट्रैक्स होते हैं, उसको फिर हम आगे डिवाइड भी करते हैं, पाई शेप सेक्टर्स भी बना देते हैं उसको। A sector on a given track will contain a fixed number of bytes। और हर जो सेक्टर होता है वो उसका एक स्पेसिफिक साइज होता है, वो हार्डेस्ट टू हार्डेस्ट वेरी करता है। आमतौर पे ये हम उसमें करते हैं 128 बाइट्स होती है, ज्यादा बहुत बड़े ट्रैक्स सेक्टर्स नहीं होते। अच्छा जी, अब इसके एडवांटेजेस क्या हैं? ये तो इसकी वर्किंग होगी कि डेटा रीड राइट कैसे होता है। काम की बात ये आपने सिर्फ समझना है, ये याद करने की जरूरत नहीं। ठीक है, ये क्वेश्चन नहीं आता कभी भी कि वो डेटा रीड राइट कैसे करता है, बट आ जाए तो पता होना चाहिए कि कैसे करता है। ये सारे पॉइंट्स ना भी लिखें, बस इतना याद कर लेना कि वो डेटा ट्रैक्स एंड सेक्टर्स में स्टोर होगा, डिस्क रोटेट करेगी, रीड राइट हेड उस लोकेशन पे जाएगा आपने प्रॉपर सेक्टर पे, और उसके बाद डेटा को रीड या राइट कर ले। ये इलेक्ट्रोमैग्नेट है या जो भी है, ये पॉइंट ना भी लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता। एडवांटेजेस इसके हैं, लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी। हार्ड डिस्क की स्टोरेज कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है। नॉर्मल भी आपका जो पीसीज है वो 1 टेराबाइट तक स्टोरेज कैपेसिटी होती है उसमें, काफी बड़ी स्टोरेज है ये। देन यूजर कैन रीड राइट एंड डिलीट डेटा फ्रॉम द हार्ड डिस्क। अब इसमें बाकी ड्रॉबैक्स नहीं है जो सीडी में है या जो आपके रैम या रोम में थे। आप इसमें डेटा रीड करो, राइट करो, डिलीट करो, जो मर्जी करो, आप इसमें कर सकते हो। देन इट इज मोर रिलायबल एज कम्पेयर टू अदर सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस। बाकी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस जितनी भी हैं उन सबसे ज्यादा रिलायबल है, क्योंकि सीडी हमारे पास सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस कौन कौन से हैं? देखें, फ्लैश मेमोरी है, उसमें वायरस आ जाता है, खराब हो जाती है। सीडी या डीवीडीज हैं, उनके ऊपर स्क्रैचेस पड़े, वो खराब हो जाती हैं। एसएसडी है, उसका भी आगे ड्रॉबैक यही है, वो ज्यादा रिलायबल नहीं है। तो हार्ड डिस्क ड्राइव सबसे ज्यादा रिलायबल। डिसएडवांटेज इसका, इसकी स्पीड, लेटेंसी जिसको हम कहते हैं, कि जो डेटा आपका बार बार वो डिस्क आपकी रोटेट करती रहती है और रीड राइट हेड मूव करता रहता है, उसकी वजह से आपका टाइम बहुत ज्यादा कंज्यूम होता है। इसको हम लेटेंसी कहते हैं, तो ये इसका ड्रॉबैक। ठीक है, ये आगे लेटेंसी के की डेफिनेशन लिखी है, इसको रीड कर लेना, ये याद रट्टा मारने की जरूरत नहीं। इसको आप अपनी वर्डिंग में लिख सकते हो, दैट इट takes time to reach to a specific track and a traffic specific sector to read and write data, and this factor is called latency। तो ये इसका एक ड्रॉबैक। बेटा ये क्लियर है? जी सर। जी अच्छा, उसके बाद एसएसडी पे आ जाए। एसएसडी स्टैंड्स फॉर सॉलिड स्टेट ड्राइव। सॉलिड स्टेट इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें कोई मूविंग पार्ट नहीं होता। जैसे एचडीडी में हमारे मूविंग पार्ट से डिस्क रोटेट कर रही है, रीड राइट हेड आगे पीछे जा रहा है, इसमें कोई मूविंग पार्ट नहीं होता। एंड ऑल द डेटा इज रिट्रीव्ड एट द सेम रेट। सेम रेट पे ऊपर डेटा आपका रिट्रीव होता है। हार्ड डिस्क में इशू ये है कि अगर डेटा जितने दूर वाले ट्रैक और सेक्टर में होगा उतना ज्यादा टाइम लगेगा उसको रीड या राइट करने। एसएसडी में ये आपकी ये चीज नहीं होती। दे डू नॉट रिलाई ऑन मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। पहली बात, इसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज नहीं होती। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी का एक ड्रॉबैक भी है, अगर स्ट्रॉन्ग मैग्नेट आपकी हार्ड डिस्क के करीब आ जाए, मतलब बहुत छोटा सा मैग्नेट नहीं, तो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड आ जाए, आपकी हार्ड डिस्क का सारा डेटा उड़ जाता है। ठीक है, तो एसएसडी में इस तरह का कोई इशू नहीं। द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एसएसडी स्टोर डेटा बाय कंट्रोलिंग द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विद नैंड और नॉर चिप्स। और इसमें जो डेटा आपका, जो आपका डेटा स्टोर होता है वो बेसिकली होता कैसे है? मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू होता है। ठीक है, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को आप जो कंट्रोल कैसे करेंगे, वो आप नैंड से करेंगे या नॉर से करेंगे? ठीक है, नैंड या नॉर गेट्स लगे होते हैं, नैंड नॉर चिप्स लगी होती हैं, वही है जो हमने चैप्टर 10 में पढ़े थे। और उनके थ्रू आप इसको कंट्रोल करते हैं।
क्योंकि डेटा 0 1 की फॉर्म में होता है। नैंड नॉर का फायदा यह है कि आप इजीली डेटा को 0 या 1 में कन्वर्ट कर सकते हो। डेटा इज स्टोर्ड एज 0 and 1 इन मिलियन ऑफ टाइनी ट्रांजिस्टर्स विद इन द चिप। और छोटे छोटे ट्रांजिस्टर लगे होते हैं, और एक ट्रांजिस्टर में एक बिट स्टोर होती है, या 0 स्टोर होगा या 1 स्टोर होगा। आपके मिलियंस ऑफ टाइनी रजिस्टर आप ट्रांजिस्टर्स होते हैं एक ही चिप के अंदर, उसमें आपका डेटा स्टोर होता है। तो इसमें कोई मैग्नेटिक प्लेट नहीं है, कोई कुछ नहीं है। आप इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में डेटा स्टोर कर रहे हो, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में डिलीट कर रहे हो, सारा कुछ इलेक्ट्रॉनिकली ही हो रहा है। दिस effectively produces a non-volatile rewritable memory। नॉन वॉलेटाइल का मतलब सर उसके कंटेंट्स लीक नहीं होते जब पावर स्विच ऑफ हो। बिल्कुल ऐसे ही, जब पावर स्विच ऑफ होगी तो वो डिलीट नहीं होंगे। एंड रीराइटेबल मीन्स, फिर वो फिर से टाइप कर सकते हैं। हाँ, दोबारा से आप उसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपकी एसएसडी के फीचर्स है। अच्छा, ये जो कहानी लिखी है बेटा, ये एएस के लिए, इसकी जरूरत नहीं है। फ्लोटिंग गेट, कंट्रोल गेट, ट्रांजिस्टर की जरूरत नहीं है बेटा। ये पूरा पैराग्राफ ये छोड़ दें। तो सिलेबस में नहीं बेटा, इसकी जरूरत नहीं है। ये एएस बेटा इन्होंने असल में किया ही है, ये एक बुक इन्होंने कुछ चैप्टर्स एएस के उठा के सारे के सारे डाल दिए। ठीक है, एज इट इज डाल दिए। आपका एएस में भी ये चैप्टर पूरा का पूरा वर्ड टू वर्ड सेम है। ठीक है तो ये उसमें देख लेना, फ्लोटिंग गेट वाली काम। सर। तो फिर अभी क्यों दिया सर? ए एस में भी दे देते। यार ये तो उनकी मर्जी है। उन्होंने बुक एक नहीं, ये पब्लिशर ने बुक एक एक लिख दिया है। उसने पूरा का पूरा चैप्टर अब नहीं, वो उसने लिखी नहीं ना। उसने जो एएस की बुक तो पहले लिखी हुई थी, उसने वही चैप्टर सारा का सारा इधर कॉपी कर दिया, और कुछ नहीं है। अच्छा ठीक है। वो लेवल्स में इतनी डिटेल नहीं चाहिए। अच्छा जी, बेनिफिट्स ऑफ एसएसडी। बेनिफिट्स ऑफ एसएसडी आप इसमें काफी सारे हैं। रिलायबल ज्यादा है क्योंकि कोई मूविंग पार्ट नहीं है। कंसिडरबली लाइटर, इसमें क्योंकि मैग्नेटिक प्लेट्स वगैरह नहीं है, छोटी छोटी चिप्स हैं, नैंड और गेट्स हैं, तो इसका वेट जो है वो आपका इसका कम होता है। तो ये सूटेबल है पोर्टेबल डिवाइसेस के लिए, जैसे लैपटॉप हो गई आपके, कोई फॉर एग्जांपल ड्रोन आपके हो गए, या कोई भी आपकी पोर्टेबल डिवाइस है, जैसे टैब्स वगैरह होती है, तो उसके लिए ज़्यादा सूटेबल है। या स्मार्टफोन भी देख लें। दे डू नॉट हैव टू गेट अप टू स्पीड बिफोर दे वर्क प्रॉपर्ली। अच्छा, गेट अप टू स्पीड का मतलब है, हार्ड डिस्क का ये प्रॉब्लम था कि उसकी डिस्क जब तक एक फिक्स स्पीड में घूमती नहीं है, तब तक वो डेटा रीड राइट करना शुरू नहीं करता। तो उसमें 1 2 सेकंड वो ले लेता। आप जब कंप्यूटर जब ज़्यादा यूज़ करते हैं तो आपके सीपीयू से आवाज़ आनी शुरू हो जाती है, जैसे लगता है फैन चल रहा हो। वो सम टाइम तो फैन ही होता है, लेकिन सम टाइम वो आपकी हार्ड डिस्क घूम रही होती है, तो उसकी आवाज़ होती है। तो इसमें इस तरह का कोई इशू नहीं है। लो पावर कंजम्पशन, इसमें आपकी इलेक्ट्रिसिटी कम यूज होती है। अगेन, पोर्टेबल डिवाइसेस के लिए ज़्यादा सूटेबल है, क्योंकि पोर्टेबल डिवाइसेस बैटरी पे चलती हैं, और बैटरी वो जितनी कम कंज्यूम हो, उतना ही वो आपकी डिवाइस ज़्यादा सक्सेसफुल रहती है। दे रन मच कूलर, मतलब हीट ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं करते। अगेन, लैपटॉप के लिए सूटेबल है इसकी वजह से। बिकॉज ऑफ नो मूविंग पार्ट, दे आर वेरी थिन, एंड डेटा एक्सेस स्पीड इज कंसिडरेबली फास्टर देन एचडीडी। तो ये इसके सारे के सारे इसके एडवांटेजेस। तो ये आपका कंपैरिजन भी आ जाएगा, एसएसडी का कंपैरिजन एज कंपेयर टू एचडीडी। ड्रॉबैक इसका देख लें। एसएसडी एंड्योरेंस। एंड्योरेंस का मतलब है कि वो एक पर्टिकुलर टाइम के लिए चल सकता है। ये मैंने बोल्ड किया हुआ है, उसमें देख लेना। इट कैन ओनली 20 GB राइट ऑपरेशन पर डे आप उसमें कर सकते हो, ओवर अ 3 year पीरियड। अच्छा, अगर इसका मतलब ये है, सिंपल वर्डिंग में पूरे पैराग्राफ को अगर मैं समझाऊं, अगर आप डेली 20 GB डेटा राइट कर रहे हो, डाउनलोड करो या खुद से करो या जो भी करो, तो वो सिर्फ 3 साल तक चलेगी। वरना ये ज्यादा चल जाती है। तो पर्सनल कंप्यूटर्स में हमें इतना इशू नहीं होता, क्योंकि पर्सनल कंप्यूटर में हम रोज तो 20 GB डेटा नहीं कॉपी करते ना कहीं से भी। लेकिन जो वेब सर्वर्स होते हैं, या इस तरह के जो, जहाँ पे जैसे यूट्यूब का वेब सर्वर है, या फेसबुक का है, या किसी भी गेम का है, जिस पे डेली आपका बहुत ज़्यादा डेटा राइट या रीड हो रहा है, तो वहाँ पे फिर एसएसडी जो है वो सक्सेसफुल नहीं रहती, क्योंकि वो उनको 3 साल बाद फिर वो उनको रिप्लेस करनी पड़ेगी, तो वो सारा डेटा रिप्लेस करना इतना आसान नहीं था।
सो इसलिए ये पर्सनल कंप्यूटर्स के लिए सही है, किसी वेब सर्वर के लिए सही नहीं। बट ये क्लियर है? जी सर। जी सर। सर एक और भी था ना वो, कि इससे मेमोरी डिलीट हो जाती है कुछ अर्से बाद। नहीं, वो यही है ना बेटा, 3 साल के लिए वो ये चल सकता है अगर आप 20 GB राइट ऑपरेशन डेली करते हो तो। वरना वो फिर क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स और वो सारा इलेक्ट्रॉनिक काम है तो वो फिर खराब हो जाती है। ठीक है। और ऑटोमेटिक डिलीट नहीं होता कहीं से भी कुछ। अच्छा ये बेटा ऑप्टिकल मीडिया क्लियर है सबको? जी डिफरेंसेस सर, यार ये देख लेना, हाँ। एक आध डिफरेंस तो आ ही जाता है, कंपैरिजन वगैरह वो दे देते हैं। और ये टेबल दिया हुआ है, इसको अपनी वर्डिंग में अगर आप लिख लो तो आपकी जिंदगी आसान हो जाएगी। अच्छा जी, वर्चुअल मेमोरी। अच्छा, वर्चुअल बेटा कहते हैं उस चीज को जो रियल में एग्जिस्ट नहीं कर रही होती, ख्याली जैसे आप कहते हो, आपने सपोज की हुई होती है। सो वर्चुअल मेमोरी इज रैम प्लस स्वैप स्पेस ऑन द हार्ड डिस्क और एसएसडी। ये बेसिकली एक स्वैप स्पेस होती है जो रैम और हार्ड डिस्क के दरमियान में होती है। ठीक है? अब व्हाई वी नीड वर्चुअल मेमोरी? One of the problem associated with memory management is the case when processes run out of RAM. अगर आपके प्रोसेस इतने ज्यादा चल गए हैं कि आपकी रैम खत्म हो गई, रैम में आपका डेटा अवेलेबल नहीं है, तो इन दैट केस आपको ये प्रॉब्लम रेज होती है, आपका सिस्टम स्लो हो जाता है। If the amount of available RAM is exceeded due to multiple programs running, it is likely to cause a system crash. अगर आप बहुत ज्यादा प्रोग्राम चलाते हो, जैसे आप कहते हो कंप्यूटर हैंग हो गया है, ये कंप्यूटर खुद ही रीस्टार्ट हो गया है, तो बेसिकली सम टाइम उसकी रीजन ये होती है कि आप इतने ज्यादा प्रोसेस चला देते हो कि वो रैम जब तक तो होता है तब तक तो स्वैप करता रहता है वैल्यूज को, लेकिन अ, अगर एक्सीड कर जाएगा तो उसकी लिमिट खत्म हो जाएगी, तो सिस्टम आपका क्रैश कर देगा। दिस कैन बी सॉल्व बाय यूटिलाइजिंग द हार्ड डिस्क ड्राइव और एसएसडी इफ वी नीड मोर मेमोरी। तो उसके लिए फिर ये है कि हम एसडीडी का कुछ पार्ट हम रिजर्व कर देते हैं, उसको हम वर्चुअल मेमोरी कहते हैं। तो वर्चुअल मेमोरी बेसिकली मेमोरी के टाइम रैम के लिए यूज होती है, तो वर्चुअल मेमोरी जो है वो रैम नहीं है। ठीक है? वो हम हार्ड डिस्क का कुछ पार्ट बनाते हैं जिसको आप रैम के लिए एज अ रैम यूज करते हो। अच्छा, ये जो वर्चुअल मेमोरी होती है ये रिजर्व होती है, उसको फिर आप हार्ड डिस्क में अपना डेटा पर्सन उसमें स्टोर नहीं कर सकते इसमें। ठीक है? इसमें देखते हैं कोई इसमें कोई कहानी लिखी हो अगर इसकी, तो कुछ और कर दिया। तो इसमें देखते हैं इसकी प्रॉपर्टीज में। हाँ, अच्छा नहीं यार, इसकी वो ढूंढनी पड़ेगी, इसमें होती है आपकी स्पेस ना, जो भी आपकी जो आप उसमें रखते हो ये कहीं मिल जाती है, अभी फिलहाल मेरे ध्यान में नहीं है। लेकिन ये है कि आप हार्ड डिस्क का ही कुछ जो पोर्शन है उसको आप स्टोर करते हो और उसको आप एज अ वर्चुअल मेमोरी रखते हो। अच्छा, वर्चुअल मेमोरी यूज क्यों करते हैं? विदाउट वर्चुअल मेमोरी ये होगा, लेट्स सपोज 32 बिट एड्रेस स्पेस है, प्रोग्राम एड्रेस स्पेस है, और ये आपकी रैम स्पेस है। आपने प्रोग्राम चलाए, वो प्रोग्राम आपके चल गए, आपके पास 0 1 2 3, ये 0 1 2 3 प्रोग्राम्स आ गए जहाँ उसको जगह मिली। जैसे ही आपने अगला प्रोग्राम चलाया तो प्रोग्राम 4 के पास जगह ही नहीं है। ठीक है? तो प्रोग्राम 4 जो है वो इसकी वजह से फिर आपका सिस्टम क्रैश कर जाएगा, क्योंकि आपने प्रोग्राम चला दिया, रैम के अंदर उसकी जगह नहीं है, तो वो फिर हार्ड डिस्क के रैम में लोड होने की कोशिश करता रहेगा, जब नहीं होगा तो आपका सिस्टम क्रैश कर देगा। तो फिर हम एक दरमियान में एक वर्चुअल मेमोरी बना देते हैं और हम प्रोग्राम 4 को उसके अंदर स्टोर कर देते हैं। ये जो प्रोग्राम 4 है ये एचडीडी का पार्ट है। ठीक है? देखें प्रोग्राम, ये पूरी डिटेल लिखी हुई है यहाँ पे। प्रोग्राम 0 मैप्स टू एड्रेस स्पेस 3 इन रैम, 1 मैप्स टू एड्रेस स्पेस 0 इन रैम। अच्छा, ये रैंडम वैल्यूज दी हैं, इसको आप जो मर्जी कर दो, मतलब प्रोग्राम 1 भी रैम में आ गया, 2 भी रैम में आ गया, और 0 1 2 3 आपके रैम के अंदर आ गए। प्रोग्राम 4 कैन नॉट यूज रैम एंड इट्स डेटा हैज बीन मैप्ड टू द एचडीडी एसएसडी इंस्टेड। प्रोग्राम 0 इज द ओल्डेस्ट डेटा।
ठीक है, तो ये यहाँ पे आपके पास आ गया। अब जैसे ही इन चारों में से कोई एक प्रोग्राम खत्म होगा तो रैम में से जगह मिलेगी, तो ये 4 इधर आ जाएगा। तो इससे यह है कि आपका कंप्यूटर चलता रहता है, स्लो हो जाता है लेकिन यह है कि आपका चलता है, तो वो आपका सिस्टम उसमें खराब नहीं होता। ठीक है बेटा, कहानी समझ आई? ठीक है सर, सही है। जी ठीक सर। है, ये अगले स्टेप में यही लिखा हुआ है कि जैसे ही 0 निकलेगा तो ये प्रोग्राम 4 उधर आपका फिट हो जाएगा। ये इसके बेनिफिट्स देख लेना इसके। ठीक है, प्रोग्राम्स कैन बी लार्जर देन फिजिकल मेमोरी एंड स्टिल बी एग्जीक्यूटेड, कि हो सकता है आपका प्रोग्राम इतना बड़ा हो जो कि रैम में आ ही नहीं सकता, फिर भी वो चलता रहेगा। नो नीड टू वेस्ट मेमोरी विद डेटा दैट इज नॉट बीइंग यूज्ड। ठीक है, ऐसी मतलब मेमोरी में वो डेटा नहीं होगा जो यूज नहीं होगा, क्योंकि इसमें वर्चुअल मेमोरी जब आप यूज करते हो तो जैसे ही प्रोग्राम आपका एग्जीक्यूट होना बंद हो जाता है वो ऑटोमेटिकली उसको रैम से किक आउट कर देता है, डिलीट कर देता है। देन इट reduces द नीड टू बाय एंड इंस्टॉल मोर एक्सपेंसिव रैम मेमोरी, या आपको और फिर रैम शैम नहीं लेनी। ड्रॉबैक इसका डिस्क थ्रैशिंग है। ठीक है, क्योंकि जैसे मैन मेमोरी आपकी फिल होती रहेगी तो ज्यादा से ज्यादा आपका वो स्वैप इन आउट होता रहेगा, उसकी वजह से आपके हार्ड डिस्क के हेड मूवमेंट बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि देखो ये है तो ये हार्ड डिस्क ना वर्चुअल मेमोरी। तो हार्ड डिस्क में जब भी आप डेटा एक्सेस करोगे तो उसके रीड एंड हेड मूव करेंगे, वो उसकी डिस्क घूमती रहेगी, तो वो उसकी वजह से फिर आपका जो डिस्क है वो आपकी थ्रैश कर सकती है। ठीक है, वहां पे फिर आपका उसमें थ्रैश पॉइंट, ये थ्रैश पॉइंट होता है। Point can be reached when the execution of the process come to an halt, since the system is so busy in moving data in and out of the memory rather than doing any actual execution। क्योंकि वो डेटा ही मतलब वर्चुअल मेमोरी से रैम में कॉपी कर रहा है, उधर से डिलीट कर रहा है, वो यही करता रहेगा सीपीयू। एक्चुअल एग्जीक्यूशन कुछ कर ही नहीं, करेगा ही नहीं, आपका सिस्टम हैंग हो जाएगा। तो वो ऐसे पॉइंट को हम थ्रैश पॉइंट है। ठीक है, तो उससे आपकी हार्ड डिस्क परमानेंटली फेलियर भी हो सकती है। इसलिए बेटा लैपटॉप कंप्यूटर जब भी यूज करें उसके ऊपर उतना ही लोड डालें जितना वो बर्दाश्त कर सके। हम सम टाइम होता ही है कि हमारा हम नया नया लैपटॉप ले लेते हैं, सारा कुछ कर लेते हैं, तो हम कहते हैं बस दुनिया का सबसे फास्ट कंप्यूटर हमारे पास ही है। हम उसके ऊपर हैवी एप्लीकेशन चलानी शुरू कर देते हैं। चलाए जरूर चलाए, एक चलाए दो चलाए, ठीक है, इतना ना चलाएंगे आपका सिस्टम जो आपकी रैम से एक्सीड कर जाए। वो आपका वो चला जरूर लेगा, आपका सिस्टम स्लो चलेगा, जैसे भी चलेगा चला जरूर लेगा, लेकिन उसकी वजह से आपकी वो लाइफ टाइम जो है ना आपकी हार्ड डिस्क की, आपकी रैम की, वो आपकी कम होती जाती है। तो वो फिर आपका लॉन्ग टर्म ज्यादा चलता नहीं है लैपटॉप वगैरह। तो बस इस चीज का ख्याल रखें। तो ये बेसिकली इसकी थ्योरी। क्रैशिंग को कम कैसे कर सकते हैं? एसएसडी यूज करें और एचडीडी के बजाय, और रैम जो है वो आप अपनी बड़ी कर दें ताकि वर्चुअल मेमोरी यूज ही ना हो। बेटा ये क्लियर है? जी सर। अच्छा, क्लाउड स्टोरेज ये पढ़ लेना, इसमें कोई ज्यादा कंसेप्चुअल बात तो है सर नहीं। ये आसान है, ये ठीक है, इसमें सर कोई इतना आसान है। खास नहीं है। और बेटा चैप्टर 3 में से कुछ है तो बता दें। बस यही था सर। तो नेटवर्क हार्डवेयर तो क्लियर है ना? हाँ जी सर, ये वो नेटवर्क इंटरफेस वगैरह ये वो हाँ, वो इतना डायनेमिक आईपी है। पढ़ लेंगे, बस वो आ जाएगा समझ। हाँ, ये इसकी डायग्राम है, देख लेना इसकी है ये रोल ऑफ राउटर की। ठीक ठीक है। अच्छा, पेपर बेटा मैंने पास पेपर में से ही बनाया है, आगे पीछे से घुमा कर आगे नहीं, इनमें से नहीं है। तो लेकिन ये है कि पास पेपर से ही आपका मिलता जुलता, तो सारा पैटर्न वही होगा, डायग्राम वाला क्वेश्चन भी होगा, फिर इन द ब्लैंक्स भी होंगी, और सारा कुछ होता है। ठीक है, तो सर, इसलिए किन किन ईयर से मतलब बनाया हुआ है? बेटा 2023 से ही तो बेचारा शुरू हुआ है ये। मैंने नए सही। पैटर्न से ही बनाया, ठीक है, लेकिन ये जो आपके पेपर हैं इनमें से नहीं है। बस अब मैंने पेपर कहाँ से ढूंढ कहीं से ढूंढ लिया एक, तो बल बेटा उससे ठीक। मिलते जुलते ही हैं, कोई इतना वो नहीं है। पेपर इजी है, तैयारी अच्छी से करना, और आई होप कि 60 मार्क्स तो यार ले लेना समझ। जी सर। ठीक है, अल्लाह हाफिज़। ओके, कल अल्लाह मिलता है हाफिज़। इंशाल्लाह। ना सर, अपलोड भी कर दें यूट्यूब पे। हाँ, ये मैं भी कर रहा था।